तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू को नाइट शेड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, क्योंकि अभी नए कैदी भी आए थे और जैसे कि इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया भी था कि देखो यार मतलब इसको क्या सभी लोगों को बताया था कि उन्होंने सन को ही बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने एरिया के, ताकि बस उनको मून की ऑरा मिल सके, क्योंकि उन्हें दिन यानी कि सूर्य की रोशनी पसंद नहीं है अब आके। और ये चीज़ें दिखाती थी फिर देखो कि जो नाइट शेड्स हैं कितने पावरफुल हैं, फॉर्मिडेबल्स हैं। और पहली बार अब जोकिंग नाइट शेड्स को इन पर्सन देख रहा था, मतलब सामने, आंखों के सामने देख रहा था। और फिलहाल 4 थे जो कि यूनिट सी में डाले जा रहे थे। ये इंसानों से काफ़ी अलग थे, काफ़ी पतले थे, छोटे थे। मतलब जैसे देखो 12-13 साल का लौंडा जैसा होता है ना लड़का, उसके जैसे दिखते थे। खोपड़ी लेकिन इनकी काफ़ी बड़ी होती थी और आँखें काफ़ी छोटी होती थी। और देखो ये शायद इंसानों को पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल ये लोग जो नाइट शेड्स थे काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी बॉडी पर इनके ज़ख्म थे। मतलब इनको अच्छे खासे रूप से इंट्रोगेट किया गया था, पूछताछ इनकी हुई थी। हड्डियाँ इनकी मतलब देखी जा सकती थी। और घोस्ट हैंड को ज़ुकिंग देखता, जिनकी आंखों में किलिंग इंटेंट तो था। और वो बताते हैं कि नाइट शेड्स नॉर्मली भाई सी सिलिंग काउंटी में दिखते तो नहीं है। तो फिलहाल इनको मतलब माइनर वर्ल्ड में डाल दिया जाता है। और जीलर इस समय काफ़ी खुश थे, मतलब जो लेकर जा रहे थे कि अब तो मज़े करेंगे। घोस्ट हैंड बोलते हैं कि मारना मत भाई बस इनको, ताकि बाकी लोग भी ट्रेनिंग कर पाएँ इनके ऊपर। तो देखो 3 को तो वो लोग लेकर चले जाते, लेकिन एक नाइट शेड यहीं पर रहता है, जिसके साथ ज़ू था और घोस्ट हैंड बस बचते हैं। और वो बोलते हैं देखो ज़ूकिंग उस दिन मेरे पास इनका कोई प्रजाति नहीं था, तो देखो आज मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ इनके बारे में। क्योंकि जब ये ट्रेनिंग लेक्चर देने आए थे, तो हर प्रजाति के लोग दिखाए थे नाइट शेड के अलावा। और बताते हैं ऐसा नहीं है कि देखो इनको धूप से प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं कि भाई धूप में मर जाएँगे। तो इनको सनलाइट में भी मार सकते हो, लेकिन प्योर सनलाइट, काफ़ी पावरफुल सनलाइट चाहिए। नहीं तो बस थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत सारी चीज़ें ये ज़ूकिंग को अब इसके इनके बारे में, इनकी प्रजातियों के बारे में बताने लगे थे। और सीधा तो पहले इसका एक का आँख निकाल देते, मतलब ये जो घोस्ट हैंड था, ये नाइट शेड के, और चीख रहा था, पूरा काला खून चारों तरफ फैल जाता है। और एक आई बॉल जो था वो ज़ोकिंग को पकड़ा देते हैं। ज़ोकिंग को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो उसको तो आदत थी एक्सपेरिमेंट करने की। तो देखने लगता आँख को ऐसा आगे पीछे घुमा करके। और आँखों में इनके मैजिकल सिंबल्स थे। बड़ी बात तो ये थी, स्पेल फॉर्मेशन की तरह एक मतलब जाला दिखता था। और ये बताते ये वेपन का काम करता है, तो तुम इसको रख सकते हो। ज़ूबे ने शुक्रिया बोलता है और आँख को रख लेता है और बोलते चलो अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। बताते कि देखो इनका जो डिवाइन सेंस होता है ना, बहुत तगड़ा होता है। इतना तगड़ा होता है कि भाई किसी को मार दे और आसपास कुछ किसी को पता ना चले, मतलब चीज़ों को, सबूत को भी पूरा मिटा देते हैं। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट शेड है तो भाई वो कुछ नहीं से भी कुछ क्रिएट कर सकता है। मतलब हवा में ऐसा कुछ सॉलिड चीज़ बना सकता है जिससे कि वो तुम पर अटैक कर सकता है। और बता दें कि हर एक नाइट शेड के खोपड़ी के अंदर एक क्रिस्टल होता है, उसे ब्रेन क्रिस्टल कह सकते हो, जिससे कि ये करप्शन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कल्टीवेशन के रूप में उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इंसानों ने भी पहले ट्राई किया था इन चीज़ों का यूज़ करने का, लेकिन वो फेल हो गए थे। और ये बताती ये जो मैं तुम्हें अभी तक बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और इनके बाल भी वेपन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इनके बालों में जहर होता है, तो अगर कभी तुम्हारा किसी नाइट शेड से सामना हो जाए तो उनके बालों से सावधान रहना। जो क्वेश्चन और कुछ बताने वाले थे, तभी ज़ोकिंग बोलता है सीनियर क्या मैं इनके बालों को कुछ रख सकता हूँ स्पेसिफिन, मतलब स्पेसिमेन के रूप में, टेस्टिंग के रूप में। क्वेश्चन हंसते हैं और 3-4 बाल उखाड़ के दे देते हैं और चीज़ें बताते जाते हैं। अंत में उसके अंदर का जो अंग है, जो दिखती हैं गुतियाँ, ये जो भी बोल लो शरीर के अंदर, वो दिखाते हैं। उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता था, आपको मालूम है। कोई अगर उसके सामने आप जितना इंसान को चीड़ फाड़ दो, क्योंकि लौंडा भी अपना यही करता है। और सू को ये भी समझ में आ रहा था कि भाई घोस्ट हैंड को इन चीज़ों में मज़ा आता है। 2 घंटे इस दौरान बीत जाते हैं। घोस्ट हैंड का काम पूरा हो चुका था। लेक्चर वो ख़त्म कर जाते हैं कि यार हमारे पास और नहीं है इनकी प्रजातियाँ, नहीं तो हम कुछ और, मैं तुम्हें चीज़ें बताता। और फिर वो अपना अल्कोहल पीने लगते हैं और उसके बाद वो अपना यहाँ से निकल जाता है। डेली का जो उसका काम था वो करता था। ज़रूर एक बार जाता था D-132 में चीज़ें चेक करता था। और फिर ये जो नेचुरल लॉज़ थे ना, जो यूनिट सी के प्रिजन वर्ल्ड के, उनमें भी जाता था थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करने के लिए, जितना वो टिक सकता था। देखो 1000 सांस तक पहुंच चुका था, 1500 सांस तक ही रुक पाता था। जो इसने सेट किया था ना खुद के लिए 2000, उसके काफ़ी करीब पड़ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से इसको फाइनली कप्तान का मैसेज आता है कि छोटे भाई कहाँ हो, क्या तुम अभी भी स्वॉर्ड पवेलियन में हो, मतलब अपने कमरे में, स्वॉर्ड पवेलियन जो ज़ू ने बनाया था। ज़ू बोलता है हाँ। तो थोड़े समय बाद कैप्टन आते, साथ में निंग यान भी था। और कैप्टन इसुरा ने निंग यान को आगे कर देते हैं और ज़ोकिंग की तरफ देखकर हंसते हैं कि मेरे छोटे भाई देखो, मैं इस बंदे के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता था। ये मुझसे भीख मांग रहा था कि आप पीछे में पड़िए, मुझे ज़ोकिंग से मिलना है। अब ज़ू भाई ऑब्वियसली कैप्टन को तो रेस्पेक्ट देता ही था, तो निंग यान की तरफ कोल्ड लुक देता। निंग यान की थोड़ी सी तो फट जाती। और निंग यान के पास कोई ऑप्शन नहीं था चेन एर्न्यू की मदद लेने के बजाय। और निंग यान ज़ू को बड़े भाई कह के बुलाता है, रेस्पेक्ट देता है। ज़ू कप्तान की तरफ देखता है। कैप्टन अंदर से काफी खुश थे।
और ज़ू को समझ में आ जाता है कि कप्तान ऐसा फ्री में किसी की मदद तो नहीं करते हैं। तो कप्तान बताते तुमको तो याद होगा जब हम एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में थे, तो जो स्वॉर्ड से इसका टेस्ट चल रहा था, तो ये पूरी तरह से पास नहीं कर पाया था। तो इसने टेस्ट दोबारा से लिया काउंटी कैपिटल में। तो गेस करो क्या हुआ? ये पास कर गया। लेकिन फाइनल अगर इसको अप्रूवल चाहिए तो किसी बंदे की मदद लगेगी जो नया स्वॉर्ड से बना हो। तो उसी जगह से आया हो जहाँ से ये आया है। मतलब एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से जहाँ से हम आए हैं। अब निंगियान यहाँ ज़्यादा लोगों को तो जानता नहीं है। किंग क्यू से इसने मदद मांगी थी, उसने इग्नोर मार दिया। मैं बोला भाई मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन इसने मना कर दिया। तो इसने बोला नहीं नहीं मुझे ज़ू किंग की मदद चाहिए, तो मैं इसको तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। तो समझ जाता कि कप्तान अब निंगियान का कुछ तो फ़ायदा उठाने वाले, कुछ तो लंबा चौड़ा प्लान बना रहे होंगे। देखो ज़ू मना कर देता अगर निंगियान डायरेक्टली आया होता, लेकिन अब उसको मालूम है कि इसके बड़े भाई बीच में है, मतलब कुछ मैटर होगा, तो ज़ू मान जाता है। निंगियान काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि इसको बहुत लोगों ने कहा था कि कप्तान जो है मतलब चेनेरनी हो, उस पर विश्वास मत करना कभी, लेकिन उसको लगता है यार ये गलत चीज़ें हैं, कप्तान तो मेरी मदद कर रहा है। तो ज़ू बोलता है ठीक है 7 दिन बाद अपन मिलेंगे, क्योंकि इनको मतलब बहुत सॉर्ट से इसके सामने ज़ू को बोलना पड़ेगा कि नहीं ये सही बनता है। तो निंगियान इसके बाद निकल जाता है। कप्तान अपना मस्त बैठ के सेब खा रहे हैं। ज़ू से बातें करते कि यार निंगियान बुरा भी नहीं, तो उसको तुम रिकमेंड कर सकते हो। ज़ू सीधा पूछता कि आपको उसकी क्या ज़रूरत है। कप्तान भी जानते थे कि उसका छोटा भाई यानी ज़ू किंग बेवकूफ़ तो नहीं है। तो बताते हैं कप्तान कि देखो उसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं। तुम्हें याद होगा कि किंग जो बर्ड है, जब हम यहाँ पर आ रहे थे काउंटी कैपिटल में, तो उसने इसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं था। इवन मैंने तो इसकी चमड़ी खानी चाहिए, लेकिन वो काम नहीं किया। अब कितना भी तेज मैंने काटा, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ तो रहस्य है इस बंदे के अंदर। और फिर ब्लड लाइन एंसेस्ट्रल अवेकनिंग के बारे में ये बंदा कुछ तो बोल रहा था, यानी तगड़ा सीक्रेट हो। तो देखो यार जब भी हमारे पर मुसीबत आई, हमने पहले कोई भी मिशन किया खुद में साथ में, तो हमें भागना पड़ा और हम मरते-मरते भी बचे। लेकिन निंगियान इसमें काम आ सकता है क्योंकि उसकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल टाइप है, मतलब कुछ नहीं होता है। और मेरी बात समझो, निंगियान एक जीनियस है, कुछ लंबा प्लान कर रहा है। ज़ो किंग बोलता है तो वो भी एक जीनियस होगा। कप्तान बोलते उसका तो नाम ही मत लो, और कप्तान टॉपिक बदलने लगते। यार वो बताओ, मैंने सुना है कि नाइट सीड्स आए हैं यहाँ पर करेक्शन डिवीजन में, और ज़ो किंग का जवाब जानना चाहते थे। ज़ो किंग को मालूम था कि कैप्टन को इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। सोचो आप स्वर्ड स्टेजेस में शायद ही किसी को पता होगा जेलर्स के अलावा, लेकिन कप्तान को पता था। और कप्तान कहते हैं मुझे उन मतलब नाइट शेड्स की रिकॉर्डिंग चाहिए, कैसे बात करते हैं हर चीज़, मतलब कैसे दिखते हैं, जितना डिटेल इन्फॉर्मेशन दोगे ना पूरा राइट डाउन कर लेना, फिर मैं इस पे काम करूँगा। मेरी बात का भरोसा करो, इस बार कुछ बड़ा हाथ मारने वाला है। जितना अब तक मैंने हाथ मारा है ना बड़ा, वो कुछ नहीं था, ये बहुत बड़ा प्लान है। तो ज़ोकिंग भी थोड़ा सोचता बोलता है ये प्लान नाइट शेड से रिलेटेड है। कप्तान कहते हैं बिल्कुल। कप्तान थोड़ा एकदम रहस्यमय दिखने की कोशिश कर रहे थे, बस हँसते हैं। और कप्तान थोड़ा अपना बखान करना, फेंकना वगैरह शुरू कर देते हैं फिर। लेकिन जो भी था कप्तान की इन्फॉर्मेशन चीज़ें वो तो मानता था ज़ोकिंग कि भाई तगड़े लेवल का है, कि देखो यार ज़ोकिंग अभी भी तुम्हारे अंदर अनुभव की कमी है, तो मैं अभी भी 1-2 चीज़ मेरा सीखने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसे बिगड़े बच्चों के पास मत जाया करो। इस दौरान ज़ो कप्तान को एक बड़ा सा सेब देता है खाने के लिए। पहले तो सोचते कि वो नहीं लेंगे, बट ले लेते हैं। अब तो बड़े भाई आपको मालूम है ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, प्लम डॉग मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाने ले गई थी काउंटी कैपिटल में। उनमें से एक का नाम ली शीटाओ है। कैप्टन को समझ में नहीं आता है ज़ोकिंग कहना क्या चाहता है और इससे मेरा क्या रिलेशन है। और बोलते हैं ज़ोकिंग अब तुम शो ऑफ कर रहे हो, अगर वो मैंने लेटर, इतना ही बोलते हैं। और ज़ोकिंग कैप्टन की तरफ देखता है, कैप्टन थोड़ा गला साफ करते हैं। क्या अगर वो आपका लेटर नहीं होता तो? कप्तान थोड़े सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं मुझे थोड़ा तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा। मैं तुम्हें लंबे समय से इन चीज़ों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल रहा था। देखो हम कल्टिवेटर्स हैं, हम इस दुनिया में अकेले रहने आए हैं, और अगर हमें अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, और अगर हाई लेवल पे जाना है तो, क्योंकि लड़कियां डिस्ट्रैक्शन बनती हैं। हमें पहाड़ को पार करना है, अगर लड़कियां बीच में आ गई तो फिर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ज़ोकिंग इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि यार कप्तान बात तो सही कह रहे हैं, कि हाँ बड़े भाई आप सही तो कह रहे हैं। तो कोई नहीं, मैं प्लम डॉग की जो फ्रेंड है उनसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा। कैप्टन की आंखें एकदम खुली रह जाती, वो सेव खाना बंद कर देते कि क्या क्या कहा तुमने, कि मेरा परिचय करवाने वाले थे तुम? ज़ोकिंग ऐसा क्षमा रूप में बोलता है कि हाँ, लेकिन वो मेरी गलती है ना बड़े भाई, क्योंकि आपने तो अभी कहा नहीं। और वैसे वो ली शीटाओ एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस में, उन्होंने भी बोला था कि वो किसी मेल फ्रेंड से मिलना चाहती है, तो मैंने आपका नाम ले लिया था। कप्तान कहते हैं कि ली शीटाओ क्या वो लड़की हॉट है? तो कहता है हाँ अच्छी दिखती है। कप्तान की आंखों में अलग चमकता है, लेकिन फिर वो कंट्रोल करते हैं खुद को कि मेरा छोटे भाई, अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं जिंदगी अकेले बिता चुका हूँ 26 साल। थोड़ा सा ऐसा पलट जाते हैं कप्तान, ऐसा हाथ दोनों पीछे मोड़ लेते हैं। जो कहता है हाँ लेकिन आपने बोला तो हम कल्टिवेटर्स को अकेले रहना चाहिए। कप्तान कहते हैं वो सही है, लेकिन हमें लंबा पिक्चर सोचना चाहिए, हमें लव मतलब प्यार नियम ये सब चीज़ों में बैलेंस करना पड़ता है। कि यार अभी तो कप्तान कह रहे थे कि यार ये लड़कियां ये सब ब्लॉकेज बनती हैं,
कप्तान अपनी बातों से पलटने लगते हैं कि अरे तुम पहाड़ को समझोगे नहीं तो पहाड़ जैसा बनोगे कैसे? तब तुम डिस्ट्रैक्शन को देखोगे नहीं तो डिस्ट्रैक्शन को पार कैसे करोगे? जो भी बात में सहमत हो जाता है और कहता है कप्तान आपको अब शायद ग्रेपफ्रूट खाना चाहिए मतलब अंगूर वगैरह। कप्तान तो सोचते भी नहीं क्यों बोल रही है और कप्तान कहते हैं देखो मेरा प्यार मुझे मालूम था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो मेरे छोटे भाई। मैं अपडेट का वेट करूँगा और कप्तान काफ़ी थ्रिल्ड थे। इस दौरान 4 दिन गुजर जाते हैं। ज़ू अपने विचारों पर काम कर रहा था। मन को पूरी तरह से शांत कर चुका था और अपने काम में लगा हुआ था और अब यूनिट सी के मैजिकल लॉज़ में ट्रेनिंग कर रहा था। 2000 सांस तक तो पहुँच जाता है, तो अब इसके दिमाग में यही था कि जो प्लान पे ये काम करने आया था, उस पे काम करेगा। तो अब जैसे शिफ्ट खत्म हो जाता है, तो रेस्ट करता है, यहीं पर रुक जाता है लेवल 90 में और वो माइनर वर्ल्ड में एंटर करता है और एंटर करता है तो भाई वो नेचुरल प्रेशर तो इसके ऊपर आता है, लेकिन ये झेल लेता है। तो जैसे ही ज़ू यहाँ पर पहुँचता है इस स्पेस में, आस-पास के एरिया में फ्लक्चुएशन होने लगता है। मौसम में काफ़ी परिवर्तन दिखता है, कभी बारिश होने लगती तेज़, तो कभी मतलब हवा का झोंका चलता है और इन चीज़ों के बीच में जो मतलब कैदी पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये वर्ल्ड था, खुला-खुला वर्ल्ड था ना, ऐसा जेल नहीं था। तो उसमें मारे भी जाते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी याददाश्त भी जा चुकी थी क्योंकि वो कई बार मरते थे, फिर कई बार ज़िंदा होते थे। तो ज़ू जब यहाँ से वापस चला जाता है ना इस एरिया से, तो यहाँ की चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और ज़्यादा समय तक ये रह भी नहीं सकता था, तो फिर बाहर आ जाता। लेकिन बाहर जाने से पहले उस एरिया की तरफ मूव करता है जहाँ पर डेमी मॉर्टल्स थे, क्योंकि यही तो इसका पहला टास्क था ना कि डेमी मॉर्टल्स वगैरह को देखना है। अब देखो यहाँ के लॉज़ को ये चेंज कर सकता था क्योंकि ये धीरे-धीरे उसमें 2000 साल तक टिक पा रहा था, तो यानी उतना मैनिपुलेट कर सकता था। तो जो नासेंट सोल के डेमी मॉर्टल्स थे, उनको अपनी तरफ खींचता है। वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है जो यूनिट डी के डेमी मॉर्टल्स पर इसने इस्तेमाल किया था। उनके अंदर थोड़ा-सा करप्शन डाल देता है और उसको मालूम था कि डेमी मॉर्टल्स बेवकूफ़ तो नहीं होते और क्योंकि इसने इसको बेहोश कर दिया था इन दोनों को, तो एक को ये ले जाता है प्लेन की तरफ और फेंक देता है और इस पर नज़र बना के रखूँगा जब भी आऊँगा तो। जहाँ पर मेमोरी लॉस होता था ना, ये वहाँ पर फेंकता है क्योंकि देखो डेमी मॉर्टल्स के लिए मेमोरी लॉस का भी सीन नहीं था, ऐसा रूल था। लेकिन इस दौरान जब ये काम कर रहा था, इसके 1500 मीटर पीछे में कोई प्रकट होता है और ये यूनिट सी का जेलर था। ज़ू की तरफ कोल्ड लुक देता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ऑब्वियसली ये जो जेलर था नासेंट सोल लेवल का था। इसको ज़ू ने पहले भी देखा था अंदर में, लेकिन कभी बात नहीं किया था। ज़ू एकदम माफ़ी वाला चेहरा बना कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जेलर कोल्ड लुक देता ज़ू को और वो जो कि डेमी मॉर्टल नीचे पड़ा हुआ था वाइल्डरनेस में, वो अब जागने वाला था कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। क्योंकि देखो डेमी मॉर्टल्स का मेमोरी लॉस नहीं करवा सकते, याददाश्त नहीं खींच सकते। मतलब जहाँ पर ज़ू किंग ने इसको फेंका था ना, इस एरिया में कोई भी आता है, इंसान हो या किसी भी प्रकार का कैदी हो, उसका मेमोरी थोड़ा-सा चला जाता है और उसके बाद वो फिर बोलता नहीं, चला जाता है। दोनों क्योंकि जेलर्स थे, ज़ू भी और वो बंदा भी, क्योंकि ज़ू के पास भी सेम लेवल का पावर था। दोनों यूनिट सी के जेलर थे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ज़ू को समझ में आता कि यार थोड़ा-सा केयरलेस तो ये हो गया था। क्योंकि देखो ज़ू यहाँ पर ज़्यादा समय तक रह नहीं सकता था, 2000 सांस के बराबर, तो उतने सांस में ही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। तो जेलर चला जाता है, फिर ज़ू भी निकल जाता है और दूसरा टास्क ज़ू के अंदर था, वो 3 नाइट शेड्स को ऑब्ज़र्व करना, पूरा लिख लेना उनके बारे में, क्या-क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, जो भी चीज़ें और इन चीज़ों को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने के बाद वापस आ जाता है। इधर लेवल 90 पे घोस्ट हैंड अपना बैठे हुए थे, मस्त चेयर में अल्कोहल पी रहे थे। कहते इतना फ़ास्ट और काफ़ी खुश होते हैं, गुड जॉब। और ज़ू से वो म्यूरल मतलब वो जो पेंटिंग जिसमें ये एंटर करता था, वो नॉर्मल कर देते हैं और उसके बाद इसको ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 13 का चार्ज बना देते हैं, इंचार्ज। और ज़ू उनको बता देता है कि मैंने एक डेमी मॉर्टल को वो जो वाइल्डरनेस वाला एरिया जहाँ मेमोरी लॉस होता है, वहाँ पर डाल दिया था थोड़े समय के लिए। मेमोरी लॉस के लिए क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। घोस्ट हैंड बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्हें पता था, वो हर चीज़ तो देखते ही थे और ज़ू ने खुद आके एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो और खुश होते हैं और नाइट शेड्स के बारे में भी बताता है, तो वो और खुश होते हैं। चलो कोई नहीं, मैं तुम इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड लगते हो, मैं तुम्हें और बताऊँगा। क्योंकि ज़ू से वो काफ़ी खुश थे। ज़ू ने जिस तरह से वो एलियन घोस्ट को पॉइज़न दिया था, जब वो पहली बार बता रहे थे और 30,000 मीटर का लाइट, डी 132 को कंट्रोल कर लेना, मतलब कि कुछ होना नहीं, आपके अंदर से मतलब वो कर्स हट जाना डी 132 का, बहुत सारी चीज़ें दिखाता था। वो बोलते हैं, "बच्चे तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 30 तुम्हें मैंने असाइन किया है।" फिलहाल वो मस्त अपना बैठकर पीने लगते। तो ज़ू उसके बाद फिर से मतलब वो जो वर्ल्ड था, ईस्ट 13 जो इसको अलॉट हुआ था, एंटर कर जाता है इस वर्ल्ड में फिर से। तो प्रेशर तो अभी भी आता था क्योंकि भाई अब अलग वर्ल्ड में जा रहे हो, वहाँ के अलग लॉज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल अब धीरे-धीरे ये उसको झेलने लगा था और अपने टोकन को यूज़ करता है, तो टोकन से इसको डायरेक्शन मिल जाता है, जो ईस्ट 13 इसको अलॉट हुआ था। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट था ना काफ़ी बड़ा था, खोजने इसको यहाँ पर घुमा के भी लाए थे जब पहली बार लेकर आए थे तो। मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी, लावा वगैरह को देखा जा सकता था। और यहीं पर बेसिकली जो तीनों नाइट शेड्स थे ना, उन्हें इम्प्रिज़न किया गया था 3 अलग-अलग लोकेशंस पर। अब ज्वालामुखी थी, तो ज्वालामुखी आपको मालूम है कि उसमें आग की किरणें रहती हैं, तो नाइट शेड्स के लिए प्रॉब्लम था। तो इस प्रकार से इन्हें मतलब यहाँ पर तड़पाया जा रहा था। अब 500 साँस के बराबर का समय निकल चुका था क्योंकि ज़ू आपको मालूम है कि ज़्यादा देर तक यहाँ पर रह नहीं सकता।
और फ़ील क्या करता है जो रेड मून की ऑरा है ना, देखो आपको याद होगा तो रेड मून से ही इसने वायलेट मून का पावर खींचा था ना, तो होली टाइड्स के कंपेयर में इन लोगों पर उस ऑरा का ज़्यादा प्रभाव था। और देखो यार वीडियोज़ मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं दिल से सही में बता रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। रेगुलर बेसिस पे नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम सही में बहुत बढ़ गया है। मुझे कोई मिलता ना जैसे मैं स्क्रिप्ट दे पाता या कुछ तो मैं पक्का भाई डेली वीडियो डलवा देता। उस चक्कर में मेरी आँखें भी दुख रही बट मैं पहले सोचा नहीं रिकॉर्ड करूँगा बट फिर भी यार कर रहा हूँ तो बात समझो। अब घोषण ने देखो इसको बताया तो था ही कि नाइट शेड्स कैसे काम करते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा दिया था। तो इतना तो गेस कर लेता कि जो नाइट शेड्स होंगे वो एविल गॉड की पूजा-वूजा करते होंगे। जो कि इसने वहाँ पर देखा था ना नीदर फ्लाइट पिलर के अंदर में, मतलब वो जो रेड मून या जो भी, तो और चौकन्ना हो जाता है। क्योंकि भाई 4th जो इसका हेवनली पैलेस में वायलेट मून, उसकी चुराई हुई ऑरा से तो इसने उसको बनाया था, अपना बना लिया था वो अलग बात। तो फिलहाल ये अपने शैडो को कमांड करता है। क्योंकि शैडो क्या करता है देखो उसकी बहुत सारी आँखें बन सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ आँखें छोड़ देगा इन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए ताकि जेट स्लीप पर चीज़ों को और शैडो रिकॉर्ड कर। और बेहतर क्या होगा ना अगर नाइट शेड्स एक-दूसरे से बात करें तो इसके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या करता है तीनों नाइट शेड्स को एक पास ला देता है और अपने गुरु ग्लूम आर्ट को भी ये टेस्ट करना चाहता था। क्योंकि देखो नास एंड सोल लेवल के कल्टीवेटर्स पे आपका गोल्ड कोर लेवल की टेक्निक थोड़ी काम करेगी। हालाँकि गुरु ग्लूम आर्ट और ऊपर जाएगा जैसे-जैसे ज़ुकिंग बढ़ेगा पावर लेवल में, लेकिन फिलहाल ये उस लेवल पे नहीं था। तो इसके मन में यही था कि जैसे-जैसे ये इस माइनर वर्ल्ड में और लंबा टिकने लगेगा ना, तो ये और तरीके ट्राई करेगा। अब देखो ये जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि इसका समय आ चुका था, जितना ये रुक सकता है माइनर वर्ल्ड में। और एक ही दिन में इसका ये दूसरी बार था। तो जैसे ये जाने वाला था, आस-पास बादल जो थे वो ट्रांसफ़ॉर्म होने लगते हैं, थोड़ा डार्क बनने लगते हैं, बिजलियाँ कड़कना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये एक नेचुरल लॉ कुछ फ़ील नहीं करता, ज़ुकिंग तो हैरान था। कहीं किसी और जेलर का काम तो नहीं है, ज़ू के दिमाग में यहाँ तो अफ़ेक्टेड जो एरिया था जहाँ से बिजली कड़क रही थी उस तरफ पड़ता है। एक भंवर सा दिखता आसमान में, मतलब बिजली कौंध रही थी बहुत सारी चीज़ें और एक अमानवीय ब्लू स्किन वाले इंसान को या प्रजाति को देखता है। उसकी एक आँख थी, 9 उँगलियाँ थी, मतलब तगड़ा था जो भी बोल लो। वो बेसिकली एक टर्बुलेशन पार करने को देख रहा था। अब यहाँ पर कोई जेलर थे नहीं, अब जेलर तो इंसान ही होते हैं ना, तो ये पक्का ही किसी अलग प्रजाति का है। और बड़ी बात ये थी कि कोई बंदा, कोई प्रजाति यहाँ आ जाए जेल में और माइनर वर्ल्ड में कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करे, मतलब वो नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल प्रजाति का तो नहीं है। लेकिन ज़ू को मालूम था ये पार तो नहीं कर पाएगा इस टर्बुलेशन को क्योंकि माइनर वर्ल्ड में लॉज़ कंप्लीट नहीं होते और ज़ू को मालूम था अगर घोस्टन ने इसको यहाँ भेजा है तो उनको तो पता ही होगा क्या चल रहा है। तो बिजलियाँ जो रहती है ना टर्बुलेशन वो पूरे उस प्रजाति के बंदे की तरफ बढ़ने लगती। एक टावर रेजोनेंस को देखा जा सकता था जैसे-जैसे वो ऑरा इकट्ठा हो रही थी। एक साइबर की ऑरा प्रकट होती है, मतलब वो एक तलवार के रूप में बदल जाती है जो कि इस नॉन ह्यूमन को मानो काटने को पड़ती है। बंदा एकदम गुस्से में चिल्लाता है और उसकी बॉडी से मुँह से ब्लड आने लगता है और नासेंट सोल लेवल पर था, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। मतलब हेवनली पैलेसेस खत्म हो जाते हैं, नासेंट सोल खत्म हो जाता है, लाइफ फ्लेम खत्म हो जाते हैं, डाउ फाउंडेशन उसका पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि मैं ये मान नहीं सकता। लेकिन अब वो एक इंसान इन द सेंस कि एक नॉर्मल चीज़ बन चुका था प्रजाति का। उसका पूरा कल्टीवेशन क्रिपल्ड हो चुका था, खत्म हो चुका था। ज़ो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता बल्कि वो उस टेक्नीक को देख रहा था जिसने उस पर अटैक किया था उस बंदे पर। हेवनली साइबर की जैसी कुछ ऑरा दिख रही थी और उसको वो ना माइंड में अपने छापने लगता है। क्योंकि ये जो ऑरा थी ना, ये जो टेक्नीक थी, कुछ-कुछ इसका जो वो मंदिर से उसने जो सीखा था डार्थ सेवरिंग हेवनली सेबर, कुछ उसके जैसा था। कुछ अंतर भी थे लेकिन ज़ू उनको समझ पा रहा था। इससे वो एनलाइटनमेंट हासिल कर सकता था। देखो ज़ू 2 मंदिर जा चुका था अगर आपको याद हो। एक तो इसके घर के पास वाला था, दूसरा ये कहीं और ही गया था। मतलब फ़िनिक्स वाले क्षेत्र में जहाँ इसको पहली बार वो बंदा इसका मेन दुश्मन मिला था। और तीसरा यहाँ पर ये टेक्निक का ही अंश देख रहा था जो कि अलग था, थोड़ा अलग ही। लेकिन इतने कम समय में इस टेक्निक को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ज़ू हार मानने को तैयार नहीं था। आँख बंद कर लेता और उस टेक्निक को बार-बार याद करता। बहुत सारी इमेजेस बनाने लगता है, जैसे इसने घोस्ट एम्परर माउंटेन का छवि बनाया था बार-बार। मिटाता था, फिर बनाता था, मिटाता था, फिर बनाता था। और ज़ू को लगता है लास्ट में कि नहीं यार, इतना मैं हड़बड़ी नहीं कर सकता। और फाइनली ये माइनर वर्ल्ड से निकल जाता। थोड़ा थक भी चुका था भाई क्योंकि आप मेंटली अब इतना प्रैक्टिस करोगे तो थक ही जाओगे। लेकिन इसके दिमाग में यही था कि अगर 2-3 बार मैं देख लूँ ना, तो फिर मैं एनलाइटनमेंट पूरी तरह से उस टेक्निक का हासिल कर पाऊँगा। क्योंकि अब ज़ू के दिमाग में ये भी आता है कि देखो इस काउंटी कैपिटल में आया, इसको कहीं वो टेम्पल वैसे वाले नहीं मिले हैं। लेकिन अगर मिलेगा तो वो टेक्निक इसकी इवॉल्व हो जाएगी। और ये दिखाता था कि टेम्पल्स ढूँढना भी आसान नहीं है और एनलाइटनमेंट हासिल करना भी। और सोचता है कि नहीं अभी तो नहीं जा रहा मैं स्वॉर्ड पकड़ लिया। बाहर निकल चुका था पेंटिंग से, मतलब उस वर्ल्ड से, फिर पेंटिंग की तरफ देखता है। थोड़ा दूर जाकर के बैठ करके अपने दिमाग को शांत करता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करता है। 4 घंटे बाद वॉयलेट क्रिस्टल की मदद से अब ये नॉर्मल हो चुका था, तो फिर से माइनर वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथ एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।